नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आपके अपने परिवार नंदिनी आईएएस में। और आज से मैं आगाज करने जा रहा हूं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कौन सा सब्जेक्ट करेंगे हम? ये करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी की एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि क्योंकि जो यूपीएससी है उसकी जड़, यानी कि यूपीएससी अगर कोई पौधा है तो उसकी जड़ है आपको एनसीईआरटी। तो पौधे की एनसीईआरटी के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं, यूपीएससी की जड़ के रूप में एनसीईआरटी को। शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उससे। शुरुआत कक्षा 6 से करेंगे, 6 क्लास की पहले एनसीईआरटी को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको यही मिलने वाला है। बाकी आपको याद ही है कि हमारी जो ये क्लासेस चल रही है नंदिनी आईएएस में, ये आपकी तैयारी सभी तरह से करवा रहे हैं नंदिनी आईएएस में। चाहे आपके एनसीईआरटी हो, चाहे आपका करंट अफेयर हो, सब कुछ चीज़ यहाँ कवर करवाई जा रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले, साथ ही अपने दोस्तों को इसके लिंक भी शेयर कर दे ताकि उनको भी क्या कर सके, क्विक रिवीजन के मुताबिक एनसीईआरटी पढ़ने का मौका मिल सके। जो हम इसमें पढ़ेंगे, आइए पहले शुरुआत करते हैं हम पहला चैप्टर की बिना समझाए के लिए फर्स्ट इकाई को करते हैं। और इसमें हमारा दिया है विविधता। अब आपको पूरा चैप्टर 1 to 1 लाइन नहीं पढ़ना है, 1 to 1 लाइन नहीं पढ़ना है। जो मैं आपको बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, उस की पॉइंट को ध्यान रखना है, बस इतना से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरी एनसीईआरटी छापने की जरूरत नहीं है। अगर नोट्स बनाने तो कैसे कीवर्ड बनाएंगे भाई? विविधता कहते हैं इसको। तो विविधता में आपका ये बताइए, भारतीय क्षेत्र में अगर देखें, भारत के क्षेत्र के अनुसार करें, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कौन सी? भारत के यहाँ जो बनी हुई है उसकी। तो हम भारत को मान के चलते हैं। तो भारत में पूरे विश्व में लगभग 8 धर्म हैं। कितने धर्म हैं? 8 धर्म हैं। और भारत में 8 ही धर्म के अनुयायी रहते हैं। कौन रहते हैं? अनुयायी रहते हैं। अनुयायी क्या करते हैं? यहाँ पर निवास करते हैं। कहाँ पर? भारत में। और इनका क्या करते हैं? ये जो अनुयायी रहते हैं अलग अलग धर्म के, सभी अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार भी करते हैं और अपने अपने धर्म का जो कल्चर है उसको भी मानते हैं। यानी कि उनके धर्म की, मान लीजिए कोई भी बात कही गई कि आपको पूजा करना है तो पूजा अर्चना करेंगे। आपको क्या करना है और कुछ करना है, अलग अलग तरह, सभी धर्म का अलग अलग नियम है, उस अनुसार करना है। तो ये क्या हो गया? आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ ये विविधता दिखाई दे रही है आपको अलग अलग तरीके से। ठीक है, विविधता हुई। अब फिर भी हम भारत के इतने सारे, जो हमारा भारत का जो नक्शा वर्तमान में है, वहां की अगर बात करें तो इसमें इतनी विविधता होते हुए हम सब क्या हैं? एक हैं, भारतीय। क्या हैं? भारतीय हैं। सभी के पास एक फिक्स है और वो क्या है? भारतीय। तो यहाँ ये डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी हम एक रहना प्रयास करते हैं। ये तो हमने की किस पर? मनुष्य के स्तर पर, जो मानव के स्तर पर। इसके बाद भी और भी कुछ चीजें हैं, वो समझिए थोड़ा। और कौन सी हैं? अब इसके बाद हम भौगोलिक दृष्टि देखें। भौगोलिक दृष्टि देखें तो हमारे उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। किसकी कर लेते हैं? उत्तर भारत की बात करते हैं। उत्तर भारत को अगर देखेंगे तो आपको पहाड़ी, वहां पर आपको क्या मिलेगा? हिमालय मिलेगा। हिमालय में आपको क्या मिलेगा? बर्फीला इलाका मिलेगा, बर्फ का इलाका मिलेगा, बर्फीला मिलेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, अगर बात करें, दक्षिण भारत में भी आपको पहाड़ियां तो मिलेगी, परंतु यहाँ बर्फ नहीं मिलेगा। बर्फ नहीं होता है, यहाँ बर्फ होता है और यहाँ बर्फ नहीं होता है। यहाँ क्या मिलेगी आपको? यहाँ गर्मी मिलेगी। क्या मिलेगी? गर्मी मिलेगी। अर्थात ये कहने का मकसद यहाँ यह है कि आपको यहाँ पर, जहाँ एक जगह आपको दोनों तरफ पहाड़ी तो है, लेकिन एक तरफ जहां आपको गर्मी मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बर्फ मिल रहा है। यहां आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, बर्फ से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने जाते हैं। कपड़े कैसे पहने जाते हैं? गर्म कपड़े पहने जाते हैं। और यहाँ गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको ये फिर भी विविधता दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम सब में एक कॉमन समानता है, वह है खान पीन वगैरह। अलग अलग हो सकता है लेकिन हम खाते हैं जरूर है। सुबह खाना खाएंगे, सुबह नाश्ता करेंगे, दोपहर में खाना खाएंगे, शाम को वापस से खाना खाएंगे। तो पूरे तरीके से क्या हो रहा, हमारा डिनर वगैरह सब कुछ व्यवस्थित चलता है, चाहे वो दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो। अब वो हो अलग सकता है, उधर खाने की चीजें अलग होगी, जैसे दूध वगैरह। जब हम उत्तर भारत की बात करेंगे तो दूध से बनी हुई चीजें ज्यादा खाई जाएगी इधर,
क्योंकि इधर बर्फीला इलाका है। वहीं अगर हम बात करेंगे नीचे जो दक्षिण भारत की तरफ, तो केरल तटीय वाला इलाका ले लीजिए, आपको जो मच्छी के ज़्यादा मिलेगा, मच्छी के साथ में आपको चावल, ये चीज़ें खाने को ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर वो चीज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और यहाँ पर ये चीज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब जहाँ जो मात्रा में पाई जाएगी उसी को खाएंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इन विविधता के बाद भी हम एक होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये भी विविधता हो गई। इसके बाद में और देखिए, ये तो हो गया हमारी भौगोलिक दृष्टि से भी। हमने क्या देखा, धार्मिक दृष्टि से देख लिया है, धार्मिक दृष्टि से देख लिया है और भौगोलिक दृष्टि से देख लिया है। और विविधता किस दृष्टि से हो सकती है, और दृष्टि से होगी आपकी भाषाई दृष्टि से। भाषा देखिए आप, भारत में, भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में, संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या कहा है, 8वीं अनुसूची में कहा है कितनी भाषा है, 8 भाषा है, सॉरी 22 भाषा शामिल की गई। 8वीं अनुसूची में कितनी, 22 भाषाएं समाहित की गई। भाषाएं क्या की गई, समाहित की गई। अब आप बताइए, ये 22 भाषाएं क्या एक ही जगह की नहीं, सभी की अलग अलग बोलचाली। आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, अवध वाला क्षेत्र में रहे तो अवधी बोलेंगे, बिहार में रहे तो बिहारी बोलेंगे, इसके बाद में आप राजस्थान जाए तो राजस्थानी बोलेंगे, मध्य प्रदेश में जाए तो मध्य प्रदेश में आदिवासी भाषाएं बोली जाएगी, और वहीं मालवा के पठार में जाएंगे तो मालवी बोली जाएगी, महाराष्ट्र में जाइए मराठी बोली जाएगी, गुजरात में गुजराती, सभी जगह अलग अलग भाषाएं पाई जाएगी। लेकिन फिर भी हम सब भारतीय बने हुए हैं। सब मन से एक बात तो है कि भारतीय हैं, इसका मतलब है कि हम सब में एक डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी पाई जाती है सब स्तर में। चाहे आपके मानो के खान पीन हो में देख लो, खाने पीने में भी है, बोलने में है, भाषाओं में है। इसके बाद में आपका जो रहने का स्तर है वहां पर भी फर्क मिलता है आपको। ये सभी जगह आपको विविधता देखने को मिलती है। अब इसके बाद में एक और हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से, किससे, आर्थिक दृष्टि से देखते हैं हम। आर्थिक दृष्टि और दिखाता हूं आपको मैं। आर्थिक दृष्टि से कैसे, आर्थिक दृष्टि से भी हमारे देश में बहुत सारी जगह विविधता आपको देखने को मिलेगी। आर्थिक रूप से कैसे, आर्थिक रूप से देखिए, ले लीजिए आप ए और बी दो व्यक्ति हैं। क्या है, ए और बी दो व्यक्ति हैं और इन दोनों के पास क्या है, पैसे की भैया अलग अलग विविधता है। इसके पास प्रचुर मात्रा में धन है, इसके पास 100 करोड़ रुपए का धन है, इसके पिताजी के पास 100 करोड़ है, ठीक है, करोड़ की बात कर लेते हैं। और इसके पास, इसके पिता शाम को खाना बना के आते हैं, इसके पिताजी शाम को खाना बना के आते हैं और सुबह क्या करते हैं, इसके पिताजी शाम को खाना बना के आते हैं और सुबह अपना जो मतलब पूरा दिन भर कार्य करते हैं, पूरा दिन भर तो कार्य करेंगे, दिन भर कार्य करेंगे और शाम को खाना की व्यवस्था हो पाएगी। इस तरीके का इनका दिन चल रहा है। तो आप ये बताइए कि ये जो पढ़ने जाएगा, ये पढ़ने कहाँ जाएगा, ये पढ़ने जाएगा उच्च गुणवत्ता वाले स्कूलों में। कहाँ पर, उच्च गुणवत्ता वाले स्कूलों में जाएगा। जबकि ये कहाँ रहेगा, ये स्कूल ही ना जाएगा, इसकी पढ़ाई ना हो पाएगी, क्योंकि ये कुछ दिनों में क्या करेगा, जॉब करेगा, ये घर का खर्चा उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ये विविधता भी हमें देखने को मिलेगी आर्थिक रूप से। ऐसे अनेक विविधता हैं जो हमारे भारतीय समाज में विद्यमान है और हम आगे धीरे धीरे जैसे एक एक क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे, एक एक बिंदु कवर करते हुए चलेंगे। तो आपको विविधता का मतलब समझ में आ गया, कितने स्तर पर है, अनेकों स्तर पर है। भौगोलिक दृष्टि से है, धार्मिक दृष्टि से है, आर्थिक रूप से है, और इसी के साथ में आपको भाषाई स्तर पर है और आपका खान पान रहन सहन के स्तर पर भी विविधता देखने को मिलती है और ये हमारे पूरे भारतवर्ष में दिखाई देती है। अब आपको ये 1 to 1 लाइन नहीं पढ़ना है, ये 1 to 1 लाइन नहीं पढ़ना जो इसमें दी है विविधता की समझ के लिए, आपको ये दे दिए ना अलग अलग, ये नहीं पढ़ना है। इसमें समीर 1 समीर 2 की पूरी कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कहानी आप पढ़ना चाहें अपने समझ के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन विविधता क्या है मैंने आपको पॉइंट बता दिया है और ये विविधता मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर इसने ये देखा, देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक समीर क्या बेच रहा है, अखबार बेच रहा है। एक समीर क्या बेच रहा है भैया, अखबार बेच रहा है। वही दूसरा समीर भी दिखाई देगा आपको, जो दूसरा समीर जो यहाँ पर, यहाँ दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए यह एक समीर क्या है, ये समीर जो है ये अच्छे पैसे वाला एक पढ़ा लिखा है, तो ये घूम रहा है, साइकिल पे है, और वहीं ये क्या कर रहा है, इसी की उम्र का है लेकिन अखबार बेच रहा है। तो यही तो बातें हैं जो मैंने आर्थिक रूप से आपको समझाना प्रयास किए हैं, ये समीर 1 और समीर 2 की कहानी से। फिर भी हमें क्या है, एकता दिखाई देती है। वह एकता ये कि हमारे विचारधारा में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेल तो होता ही है। खैर आगे की ओर चलते हैं। विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है, तो ये क्या कर रही है विविधता, हम जो अलग अलग व्यवहार वाले, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, फिर भी हमारे अंदर विविधता होते हुए हम एक अगर होते हैं तो एक दूसरे के विचार समृद्ध होंगे, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होगा और उससे क्या होगा, मानसिक विकास अच्छे से हो पाएगा, सुदृढ़ हो पाएगा। ठीक है,
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे और क्या हो रहा है। भारत में विविधता, देख लीजिए थोड़े भारत में इसने क्या बोला एनसीईआरटी में। भारत क्या है, विविधता वाला देश है। भारत विविधता वाला देश है। हम विभिन्न भाषा के स्तर पर भी हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं और विभिन्न प्रकार के अलग अलग त्योहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं और उनको यहाँ पर क्या करते हैं, सभी धर्मों को अपने जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग रहने की सहूलियत देते हैं, का पालन होता है हमारे देश में। इन सब का पालन पोषण अच्छे से होता है। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें रख करते हैं, एक ही तरीके से करते हैं। यानी कि आप ये देखेंगे कि सुबह पूजा अर्चना कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब अलग अलग तरीके से करते हैं। हिंदू धर्म मंगलवार को है, वही नमाज शुक्रवार को है, इस तरीके से। लेकिन है तो सही ना, सभी धर्म अपना अपना पालन तो कर रहे हैं, है सभी का मकसद एक ही है, शांति। ठीक है, ये केवल तरीके अलग अलग हैं, तो ये बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ और क्या लिखा है, केवल हमारे तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ये बात यहाँ पर लिखी थी कि तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हम विविधता को कैसे समझे, तो करीब 200 साल पहले का अगर उदाहरण लें, हम ले लेते हैं हमारे आज़ादी के समय की बात। जब हम आज़ाद हुए तो उस समय या उससे पहले के समय ले तो एक काम कीजिए, इसको छोड़िए, इसने तो क्या बोल दिया, रेल हवाई पट्टी ने इसकी बोल दी। इसको छोड़िए, आज का उदाहरण लीजिए आप, स्मार्टफोन। आज आपके पास 5G है, 5G मोबाइल है, 5G मोबाइल है। एक जमाने में जब हम आजाद हुए थे, आजादी के समय की बात कर लेते हैं हम, जब हम आजाद हुए थे तब की बात करते हैं, क्या उस समय किसी ने कल्पना भी की होगी कि हम 2024-25 में हमारे जो देश के जो लोग हैं वे सब डिजिटल भुगतान करेंगे, डिजिटल ऑनलाइन भुगतान करेंगे, ऐसा सोचा था? ऑनलाइन भुगतान करेंगे ऐसा सोचा था क्या? नहीं सोचा ना, लेकिन कर रहे ना। सब कुछ लेन देन वगैरह कहां से चालू हो गई, हमारा मोबाइल से हो गया, डिजिटली भुगतान करने लग गए। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रही है, ये डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, विविधता। उस समय कुछ और लगती, उस समय की डिमांड के अनुसार थी, आज ये कुछ और है। आज भी आपको देखने को मिलेगा विविधता में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, अब वे क्या हो रहे हैं, इस विविधता में शामिल हो रहे हैं। आज का करंट एग्जाम्पल से समझना प्रयास कीजिएगा, इसको विविधता से कैसे जोड़ेंगे हम। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, ये बेचारा, ये व्यक्ति जो है, ये कैशमैन इसमें डील करता है बार बार, और ये जो है विविधता वाला भरा है, तो ये क्या करेगा, ये कैशिंग नहीं, ये ऑनलाइन भुगतान करेगा, ऑनलाइन लेन देन करेगा, बड़ा स्मार्ट तरीके से लेने का प्रयास करेगा। तो ये जो आपको डाइवर्सिटी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी यहाँ एक कॉमन चीज है, इनका खान पीन, ये जो चीजें भली है अलग, लेकिन करेंगे क्या, इन्होंने भुगतान कैश किया, इन्होंने ऑनलाइन कर दिया, किया तो वही सामान खरीदा, और इन्होंने क्या किया, जो ऑर्डर है वो ऑनलाइन करके लिया, और उन्होंने क्या किया, फिजिकल जाकर ले लिया, हो गया, हुआ तो काम वही, सामान ही खरीदा, मंगवाया, जाकर लेकर आया। लेकिन क्या हो रहा है, कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई ऑफलाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आप और क्या कर सकते हैं, और भी ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं, अभी मेरी क्लास ऑनलाइन देख रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऑफलाइन जाके क्लास देख रहे होंगे। तो बात तो वही है, पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना। तो ये स्मार्टफोन वाला क्या कर रहा है, स्मार्टफोन वाला ये आपको ऑनलाइन बैठे हुए क्लास कर रहा है, जबकि ये ऑफलाइन कर रहा है। बस इतने डिफरेंस है दोनों में विविधता, लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, पढ़ाई। ठीक है, तो ये भी विविधता के रूप में आप ले सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हालांकि जो डिजिटल है उसकी वजह से क्या हुआ है, जो एजुकेशन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अच्छी क्रांति देखने को मिल रही है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले चैप्टर में जाएंगे। हाँ, यहाँ थोड़ी कुछ चीजें समझानी थी आपको। केरल, यह देखिए, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको देखिए आप थोड़ा सा। लद्दाख की बात की इन्होंने, और लद्दाख में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है पूर्वी पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रेगिस्तानी, एक बसा हुआ रेगिस्तान है हमारा, जो कि बर्फीला वाला इलाका है, हिम से ढका हुआ है पूरी तरीके से, और यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, बर्फबारी होती है। किसकी होती है, बर्फबारी होती है। हर वर्ष इस इलाके को बर्फ से ढका हुआ रहता है लंबा समय तक, और यहाँ पर पेड़ उग पाते, कम ही पेड़ उग पाते हैं। ये बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। आगे बढ़िए, जहां मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पर एक किस्म की बकरी पालन किया जाता है। क्या किया जाता है, बकरी का पालन किया जाता है, और वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, उस बकरी का नाम क्या है, बकरी पश्मीना ऊन। क्या नाम है वो बकरी, उस बकरी से क्या मिलता है, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ये जो बकरी है, इससे क्या मिलती है, पश्मीना ऊन मिलती है, और ये काफी कीमती होती है। और ये ऊन है, पश्मीना ऊन, इसके माध्यम से इससे क्या बनाया जाता है, इससे बनाई जाती है पश्मीना शाल। क्या बनाई जाती है, पश्मीना शाल।
अब ये पश्मीना शाल महंगी होती है और ये विशेषकर उत्तर भारत में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इन इलाकों में इनकी डिमांड ज्यादा होती है, यहाँ का पहन वगैरह गर्म कपड़ों के रूप में। ठीक है, तो आपको एक फैक्ट याद करवाया कि कहाँ पर पश्मीना शाल वगैरह, लद्दाख में है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, मेन यही था यहां पर। इसके बाद हम जाना प्रयास करें केरल। कहां जाएंगे? केरल की तरफ। देखिए आप केरल को देखिए, आप केरल को देखेंगे थोड़ा। केरल क्या हमारा भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित बसा हुआ है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में क्या मसालों की खेती होती है, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है आदि उगाए जाते हैं। अब यहाँ पर यह समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र के पास में है, एक तरफ समुद्र है, एक तरफ हमारा जो स्थल है वो बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर अरब आए, फिर यहूदी आए, फिर आपका जो वास्को डी गामा आया था पुर्तगाली, फिर उसके बाद ब्रिटिश, ये सब लोग यहाँ पर धीरे धीरे चलाए, बसते चले गए, यहीं पर आए थे सबसे पहले। ठीक है, ये सब यहाँ पहुंचे और इन्होंने क्या किया, विविधता धर्म के रूप में यहाँ पर विराजमान हो गई है। और यहाँ पर कुछ चीन के व्यापारी भी केरल आए थे और उनकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये चीनी जालों के रूप में जाना जाता है। जो मछली पकड़ना है उनका जो जाल है वह चीन के जैसा हुबहू है, इसलिए इसको क्या कहता है, चीनी वाला, चीना वाला इनको क्या कहता है, चीना वाला। ये जो जाल है मछली पकड़ने का केरल में, उसको कहता है चीना वाला। और जो इसका इस्तेमाल, इसको बर्तन में जो फ्राई करते हैं, अर्थात जो मछली पकड़ी है उस मछली का जो फ्राई करेंगे उसको किस में, कौन से बर्तन में करेंगे, ये चिन्ना पट्टी में किया जाएगा। किसने? चिन्ना पट्टी में किया जाएगा। तो याद रखना, चिन्ना वाला और चिन्ना पट्टी दोनों ही क्या है, मछलियों संबंध है। चिन्ना वाला तो क्या है, पकड़ने का जाल है, मछलियों को पकड़ने का। और चिन्ना चट्टी जो है, चट्टी, वह क्या है आपका, उसको फ्राई करने के लिए जो बर्तन है उस बर्तन को कहा जाता है। ठीक है, ये विविधता के रूप में है। आपको ये बस इतना बताना था, ये कुछ फैक्ट विविधता तो मैं समझा चुका हूं, लेकिन एक्स्ट्रा जो फैक्ट थे वो समझाना था कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इन्होंने दिया है जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, विविधता में एकता। यह महत्वपूर्ण बात है, क्या बोला गया है कि भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। हमारे भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, सब कुछ है, फिर भी हम क्या मानते हैं, एकता का स्रोत मानते हैं। जब अंग्रेजों ने भारत पर भारत पर राज था उनका, जब राज कर रहे थे, राज किया, उस समय की बात है, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। आप सभी को पता है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी हुए हैं उन सभी में यहाँ एकता देखने को मिलती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ अलग अलग जो परिवेश थे उसमें होते हुए भी उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। और सभी ने एक मकसद किया कि हम क्या करें, आजादी लें, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालें। एकजुट होकर आंदोलन किए, एकजुट होकर के वहां धर्म जाति कुछ भी यहां देखने को नहीं मिली। अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोगों को अगर एकजुट रहें तो ये नहीं चलेगा, तो हमने क्या करें, इनके अंदर फूट डालें। क्या करें, फूट डालें। फूट कैसे डालें, जाति आधार पर, धर्म के आधार पर, ये पहले ही बटे हुए हैं, क्यों ना इनको और बांट दिया जाए, इनके अंदर फूट डाल दिया जाए। तो इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्मों में विविधता डालने का प्रयास किया, फूट डालने का प्रयास किया। ये इनका मकसद था, क्योंकि उनमें विविधता विद्यमान थी और वे इसमें काफी हद तक थोड़े दिन तो सफल रहे। लेकिन एक समय के बाद भारतीय समाज जागरूक हो चुका था कि ये अंग्रेज हम लोगों को आपस में लड़ा करके हमें को लूट रहे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। जब इनको ये दिमाग में आया, जब ये समझ आई, जब ये सूझ आई, तब ये इनकी फूट डालो राज करो की नीति का फ्लॉप होता है और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय आंदोलन है हमारे वे सफल होना प्रारंभ हो गए और अंग्रेजों को अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। आप सभी जानते हैं इस बात को। अब एक यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लिखा हुआ है जलियांवाला बाग के ऊपर की बात हो रही है, कि इसको सुनिए थोड़ा, इसको जरा सुनिए थोड़ा। मैं इसको ये करता हूँ, पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा आपको, यहाँ पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा। तो खैर ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर क्या लिखा है। ये जलियांवाला बाग के ऊपर जो घटना लिखी है इसकी बात करें हम। एक गाना लिखा है, मतलब उन्होंने एक गीत गाते थे, वो गीत है, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना रे, दिन खून के प्यारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों की अपनी हम पर आंसू बहा के
जाना रे। शयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, शयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना रे। दिन खुन के हमारे प्यारे ना भूल जाना रे, ना भूल जाना रे। ये जो गाना है, ये जो गीत है, ये गीत आपको उस वक्त गाया गया था कब, जब यहाँ पर जलियांवाला बाग की जो ये हुआ था उसके ऊपर गाया जाता है, उस घटना को लेकर के गाया जाता है ये गीत। इसका पूरा गा के सुना रहा हूं आपको मैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा लई थोड़ी ये रहेगी, लेकिन आपको इसमें से कुछ ऐसे शब्द होंगे जो अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में पुट करने में फायदा मिले। और अगर आपसे मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि जलियांवाला बाग के दौरान जो घटना हुई थी उसके लिए एक एनसीईआरटी में एक गीत लिखा है, वह गीत कौन सा फेमस, तो वो गीत यही है कि दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों के अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना रे, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जलाकर जाना रे। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना रे, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना रे। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते एक रंग में दामन भिगो के जाना रे। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना रे, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना रे, आंसू बहाकर जाना रे। ये था, इसमें और भी है, आगे पढ़ रहा हूं और भी, रुकिए जरा। एक लाइन और लिखी है इसके बाद, क्या बोल रहे, एक लाइन और, खुद कुछ जेल में पड़े कुछ कब्र में गड़े, कुछ जेल में पड़े कुछ कब्र में गड़े, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना रे। तो याद रखना, ये जो खून की बात इस तरीके से की जा रही है, ये कहीं ना कहीं आपके हृदय को टच कर रही है, दिल पे जाकर अटैक करती हैं कि वाकई में हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने कितनी त्याग किए, कितने परित्याग किए, अपना प्राण तक त्याग दिए, अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया, लेकिन आज यदि हमें दिला के गए, आज हम सुकून से पढ़ पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों का त्याग ही है, इन लोगों ने जो कुर्बानी दी है वह कुर्बानी का ही परिणाम है। ये जो लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, भारतीय जन नाट्य संघ जो एप्टा है उसके द्वारा लिखा हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हम थोड़ा। तो ये तो इनकी जो घटना हो रही है उसके ऊपर है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नंदिनी आईएएस के हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें, साथ में लाइक करें वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को लिंक भी शेयर करें साथ ही, और अधिक से अधिक दोस्तों को ये बोले कि आप ये क्लास कीजिए। आपको अगर प्रीलिम्स पास करना है, मेंस लिखना है, मतलब कुल मिलाकर के यूपीएससी पास करना है, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। तो क्यों ना एक बार नंदिनी आईएएस के टीम के थ्रू पढ़ ली जाए, ताकि आपको भी लगे कि हाँ वाकई में ये भी एक तरीका है एनसीईआरटी पढ़ने का। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए सही। जय हिंद, जय भारत।